है, an organization has collected the following data showing the relationship between price charged and quantity sold. तो ये कंपनी है, किसी चीज़ की क्वांटिटी सेल करती है, उसने कहा कि अगर मैं उसकी 5 रुपये प्राइस रखूँगा तो 590 यूनिट उसके सेल कर पाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं प्राइस बढ़ाऊँगा मेरी क्वांटिटी इन्वर्स डायरेक्शन में जाएगी और क्वांटिटी सेल कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी सोल्ड कम होती है, ये हमें पता है। कोई चीज़ जितनी महंगी होती जाएगी लोग उसको उतना कम परचेस करेंगे। सिमिलरली अगर 7 रुपये प्राइस करेगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो 555 यूनिट से ऊपर नहीं जा सकेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंडेंट है इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं एक्स और वाई, और उसने मुझे कहा है कि रिग्रेशन लाइन इक्वेशन बनानी है। अच्छा जी, रिग्रेशन लाइन इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक्स ऑब्जर्वेशन और वाई ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। एक्स ऑब्जर्वेशन ऐसी हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एंड 13, और जो हमारी वाई की ऑब्जर्वेशन हैं, 5 रुपये अगर प्राइस रखें तो 590 यूनिट सेल होते हैं, ये 560 यूनिट सेल होते हैं, ये 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा जी, ए का फॉर्मूला क्या होता था? ए होता था समीशन वाई ओवर एन माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन। तो अभी मुझे इस फार्मूले के लिए बी चाहिए, तो मैं क्यों ना पहले बी कैलकुलेट कर लूँ। तो बी का जो फॉर्मूला था वो था जी एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो पहले बी कैलकुलेट करते हैं। एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन हैं? तो अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन सेट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो एन मेरा कितना होगा जी? 8 होगा। तो मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ। समीशन एक्स वाई, अच्छा जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ के साथ समीशन लगाओ तो इसका मतलब है कि आप हर डाटा सेट के लिए एक्स और वाई, यानी कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप उसका सम कैलकुलेट कर लोगे, राइट। हर डाटा सेट के लिए पहले आप एक्स वाई कैलकुलेशन करोगे, फिर उसके बाद उन दोनों सब को सम कर लोगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं x को y से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास है x 5 और y है जी 590, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2950। सिमिलरली 6 को 560 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 6 को 560 से मल्टीप्लाई करूँगा माई आंसर विल बी 3360। इसी तरह से आप बाकी सारी कैलकुलेशंस भी करें, x को y से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसका सम कर लें जी। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, और जब मैं तमाम x और y की ऑब्जर्वेशंस को सम करूँगा तो मेरे पास आएगा समीशन एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 36175। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 36175 माइनस समीशन एक्स, यानी कि जो हमारे पास एक्स की ऑब्जर्वेशन है इन सब का सम। तो जब हम सम वैल्यूज़ को सम करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। तो दिस विल बी इक्वल टू समीशन एक्स, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं 70 मल्टीप्लाई बाई समीशन वाई। समीशन वाई कहाँ से आएगा? वाई के कॉलम का सम करना पड़ेगा, तो जो वाई का सम है इसे मैं समीशन वाई कहता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4225, राइट। वैल्यू में पुट करते हैं फॉर्मूला में 4225 डिवाइडेड बाय एन 8 समीशन एक्स स्क्वायर। अब फिर देखें गौर से, पहले मैंने हर एक्स का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद उसको सम करना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? हर वैल्यू एक्स को उस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, इसका जी 36, 49, 64, 9 स्क्वायर 81, 100 10 स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169। तो जब आप इसे सम करोगे विच इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 668, राइट। तो जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो बनेगा जी 668 माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि समीशन एक्स लेना है जो भी यहाँ पे ऊपर भी लिया हुआ था हमने, और उसका स्क्वायर डालना है, यानी कि ये होगा 70 का स्क्वायर, राइट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा जी माइनस 14.30। तो दिस इज़ बी माइनस 14.30। अब हम लोग ए की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो ए में हमने क्या करना था? समीशन वाई लिखना था। ए में समीशन वाई है जी 4225 डिवाइडेड बाय एन इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 माइनस बी। अच्छा, बी का अपना आंसर भी माइनस में है, तो वो भी माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से समीशन एक्स जो है वो 70 था और जो एन था दैट वॉज 8। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 4225 डिवाइडेड बाई 8 माइनस और माइनस प्लस 14.30 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 653.25 ए का आंसर। अच्छा जी, जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो ये थी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। जो दो कांस्टेंट्स चाहिए होते हैं वो है ए और बी, वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमारे पास अब जो आंसर है वो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो
y की जगह पे y ही लिखा रहने देंगे, a की जगह पे हम a की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 653.25 माइनस b, क्योंकि माइनस में है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, अगर b प्लस में होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, माइनस 14.30x। तो ये जनाब आपकी रिग्रेशन की इक्वेशन हो गई है जो आपके पास x और y के दरमियान में जो अप्रॉक्सीमेट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन है ये वो बता रही, राइट। तो इसे हम कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अच्छा जी, जो हम लोगों ने b कैलकुलेट किया है इसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमें बताता है कि x में 1 यूनिट का इंक्रीज करने से y में कितने यूनिट का चेंज आता है। अच्छा जी, इसका ये मतलब है कि अगर इसका साइन माइनस में है तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम x में 1 यूनिट का इंक्रीज करते हैं तो y में 14.30 यूनिट्स का डिक्रीज आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इतना ही डिक्रीज आए, तो हम लोग कहते हैं कि b की जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे करनी चाहिए कि दिस इज ऑन एवरेज चेंज। हमने कहा था ना चेंज इन y ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन x, तो मैं चेंज से पहले सिर्फ एक वर्ड लिखने लगा हूँ, दैट इज ऑन एवरेज चेंज इन y ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन x, राइट। तो हमेशा ऐसे नहीं होता कि जब भी कभी हम लोग x में 1 यूनिट का इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो यूनिट सोल्ड हैं वो 14.3 यूनिट से एग्जैक्टली कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग सारे चेंजेस को इकट्ठा करें तो ऑन एवरेज हमारे पास 14.30 का चेंज आता है, राइट। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जिसे हम b भी कहते हैं, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, यानी कि माइनस से प्लस के दरम्यान में कुछ भी हो सकता है। ये तो पहली बात थी। इसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, इसका जो साइन होता है ना, साइन, उससे हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है दो वेरिएबल्स के दरम्यान में, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा जी, डायरेक्शन क्या होती है? देखें, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जैसे ही वो बढ़ता है 5 से 6 होता है, दूसरा वेरिएबल कम हो जाता है, 590 से 560 हो जाता है। तो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाए, यानी कि एक डायरेक्शन में एक वेरिएबल जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इसे हम कहते हैं कि इन दोनों के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक बढ़े तो दूसरा कम हो, या एक कम हो तो दूसरा बढ़ जाए, यानी कि इन दोनों के दरम्यान में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, एक जिधर को जाता है दूसरा उसकी नेगेशन करता है और दूसरी तरफ जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है उसका साइन माइनस में आए, फॉर एग्जांपल माइनस 14.30 जैसे अभी आया है, तो इसका ये मतलब है कि x और y के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा है। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको बताए कि x और y के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो आपको क्या चीज़ कंक्लूड करनी चाहिए? हाँ, जो b है उसका आंसर माइनस में आएगा लाजमी तौर पर, राइट। या अगर एग्जामिनर आपको b दे दे और आपको बताए कि जी b इज इक्वल टू 14.5 पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक कंट्री में उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उस कंट्री में डेथ रेट्स भी नॉर्मली इंक्रीज हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग अपनी एवरेज एज पे जब पहुंच रहे होंगे और वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरे वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती है। तो जब ऐसे वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं जिनमें दोनों में सेम रिलेशनशिप पाया जाए, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो बी के साइन के बारे में क्या ख्याल है? बी का साइन क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, बी का साइन पॉजिटिव होगा, राइट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग बी को इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो रिग्रेशन की इक्वेशन होती है इसको हम लोग एज ए टूल ऑफ एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कौन सा डाटा लिया था? मैंने जो डाटा लिया था डेट वॉज 5 रुपये से लेकर 13 रुपये तक का डाटा। अच्छा, इसमें मैंने 11 रुपये की ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी, तो अगर मैं ये फोरकास्ट करना चाहता हूँ कि 11 रुपये के ऊपर सेल्स कितनी होंगी, तो मैं इस फॉर्मूले से वो फोरकास्टिंग कर सकता हूँ। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि अच्छा यार 5 रुपये है, तो अगर मैं 3 रुपये प्राइस कर दूंगा कम करके तो मेरी क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो जाएगी? ठीक है जी। आपका क्या ख्याल है कि वो क्वांटिटी सोल्ड जो वो 590 से कम होगी या ज़्यादा होगी?
जी बिल्कुल, हम क्योंकि प्राइस कम कर रहे हैं, 5 से 3 रुपये कर रहे हैं, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो क्वांटिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि अगर मैं 3 रुपये प्राइस रख दूं तो क्वांटिटी सोल्ड कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है y = 653.25 माइनस 14.30, वो हम यहाँ पे लिखते हैं y = 653.25 माइनस 14.30x। और मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि अगर मैं प्राइस रख दूं 3 रुपये तो क्वांटिटी सोल्ड कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सपोज़ कि x की जगह पे हम रख देते हैं 3 रुपये और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द एस्टिमेटेड सेल्स अमाउंट ऑफ y, अगर आप x 3 रखेंगे तो। ठीक है जी, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ y या एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ y अगर आप x 3 रखेंगे, तो ज़रा कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना आता है जी। 610 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली आप सेल कर रहे होंगे। तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है, इसको आप फोरकास्टिंग के टूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप उन तमाम रेलेवेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यूज़ फोरकास्ट कर सकते हैं जो आपने अभी तक अपने डाटा सेट में यूज़ नहीं किए हैं, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं y = 653.25 माइनस 14.30x, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। और इस रिग्रेशन इक्वेशन को हम एज एन एस्टीमेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें कि इस एस्टीमेटर को यूज़ करते हुए मैं x = 5 रख के कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है ना। x = 5 की मेरे पास एक्चुअल वैल्यू भी है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 590 है। अगर प्राइस 5 रुपीज़ होगी तो जो मेरे पास जो क्वांटिटी सोल्ड है वो 590 होगी। तो ज़रा इस इक्वेशन में x 5 रख के देखते हैं क्या ये इक्वेशन हमारी सही भी बनी है कि नहीं बनी। फ़र्ज़ करें हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पास अगर इक्वेशन है y = 653.25 माइनस 14.30x, और मैं कहता हूँ जी x = 5 रखें और y मुझे बताएं, तो y विल बी इक्वल टू 653.25 माइनस 14.30 और x की जगह पे मैं 5 रख दूंगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास y का जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 653.25 माइनस 71.5 और आपके पास आंसर आएगा 581.75। अच्छा जी, हमारे पास जो एक्चुअल आंसर था वो तो था कितना, 590, लेकिन जो हमने इसी डाटा सेट से इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन में दोबारा जब हमने x 5 रखा तो मेरे पास आंसर तो आया 581। ये क्या हुआ, ये तो गलती हो गई। नहीं, ये गलती नहीं हुई है, क्योंकि जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो हमें अप्रोप्रिएट ऑन एवरेज चेंज बताती है। तो जब हमने इसी x वैल्यू को वहाँ पे पुट किया है तो देर आर वेरी हैंडसम चांसेस कि कुछ एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी देखिए हमारे पास जो है वो 8.25 का डिफरेंस आ गया है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल। हमने जो एस्टिमेटेड फिगर निकाली है उसमें हमारे पास 8.25 का डिफरेंस आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एरर है हमारे फार्मूले के अंदर। फार्मूले के अंदर थोड़ा सा एरर होता है, लेकिन उस एरर के बावजूद हम इस फार्मूले को एक अच्छा मुकाम देते हैं, इस फार्मूले की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर निकाल के देता है, राइट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो वो होती है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन माइनस एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x = 5 के लिए स्टैंडर्ड एरर बताएं कितना है, तो मैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देखूंगा विच वाज 590, उसमें से एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन विच इज़ 581.75 जो हमने फार्मूला से एस्टिमेट किया वो माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो एरर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 8.25 यूनिट्स का। अच्छा, स्टैटिशियंस कहते हैं कि इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, और इन स्टैंडर्ड एरर से परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अभी हम लोग दोबारा इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एक डाटा सेट है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि उस डाटा सेट के अंदर क्या वाकई ही कोई रिलेशनशिप पाया जा सकता है। अगर पाया जा सकता है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम लोग ए और बी कैलकुलेट करेंगे जिनके फार्मूलाज आपको पिछली वीडियो में भी बताए गए थे, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि जिनके ये दोनों फार्मूलाज हैं। अच्छा, जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन बन जाती है उस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर जो बी होता है उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के साथ साथ बी की कुछ और बातें भी मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया कि ये आंसर कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसका साइन के ऊपर फोकस करें। इसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन अगर साइन माइनस में होगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप है, एंड वाइस वर्सा। हम लोग रिलेशनशिप को देख के बी के साइन को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने ये बात भी की कि ये जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है इसको हम एक एस्टिमेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि वो वैल्यूज़ जो अभी तक हम लोगों ने कंसिडर नहीं की हैं, जैसे x = 3 हमारे डाटा सेट में नहीं है, तो हम उसके लिए एक अप्रोप्रिएट